आदरणीय साथियों, मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं रामफल मोर एडवोकेट सोनीपत अपने छोटे भाइयों के अनुरोध पर सीआरपीसी का लेक्चर आज दिनांक 21/5/2020 को चैप्टर 6 के सी भाग प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट के ऊपर बोलने जा रहा हूँ। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप सब की पसंद बनेगा ये लेक्चर और आप इसको मेरा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। अब आते हैं विषय पर। चैप्टर 6 प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। ये सेक्शन 82 से लेकर सेक्शन 90 तक है। तो प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग, सेक्शन 82 क्या कहता है? ये कहता है कि इफ एनी कोर्ट has reason to believe, whether after taking evidence or not, that any person against whom a warrant has been issued by it has absconded or is concealing himself, so that such warrant cannot be executed, such court may publish a written proclamation requiring him to appear at a specified place and at a specified time, not less than 30 days from the date of publishing such proclamation. मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि प्रोक्लेमेशन करने के लिए पहली शर्त यह है कि वारंट जारी होना ज़रूरी है। यदि वारंट जारी नहीं हुआ है तो प्रोक्लेमेशन नहीं हो सकती। अगर बिना वारंट के प्रोक्लेमेशन की जाती है तो दैट इज़ नॉट बाइंडिंग एंड दैट इज़ इलीगल। ये कब जारी होता है? जब कोई व्यक्ति जिसके खिलाफ वारंट जारी किया गया है वो फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है, जिससे वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता, तो ऐसा न्यायालय उससे यह अपेक्षा करने वाली लिखित उद्घोषणा प्रकाशित करेगा और वह व्यक्ति को स्थान और समय दिया जाएगा जो उसको उद्घोषणा के प्रकाशन की तिथि से कम 30 दिन बाद का रहेगा और उस दिन उसे हाजिर होने के लिए कहा जाएगा। इस प्रोक्लेमेशन में क्या क्या चीज़ें होंगी कि इट शैल बी पब्लिकली रेड इन सम कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ द टाउन और विलेज इन विच सच पर्सन ऑर्डिनरी रिजाइड्स। ये उद्घोषणा उस गांव या नगर में की जाएगी जहां पर साधारण तौर पर उस आदमी का निवास है या सहज दृश्य आसानी से उसको कहीं देखा जा सकता है, वहाँ पर जो है ये उद्घोषणा की जाएगी। और दूसरा, एक ऐसे स्थान पर जो सहज दृश्य भाग है गांव का, वहाँ पर इसको चिपकाया जाएगा जहाँ पर वो आदमी रहता है। तीसरी बात इसमें यह कही गई है कि कोर्ट हाउस के बाहर भी इसको लगाया जा सकता है। और इसका 2 का सब सेक्शन 2 पूरा होता है। 3 क्या कहता है? ए स्टेटमेंट इन राइटिंग बाय कोर्ट इशूइंग द प्रोक्लेमेशन बाय टू द इफेक्ट दैट द प्रोक्लेमेशन हैज और वाज ड्यूली पब्लिश्ड ऑन ए स्पेसिफाइड डे in the manner specified in clause 1 of subsection 2 shall be conclusive evidence that requirements of this section have been complied with and that the proclamation was published on such day. ये क्या कहता है कि उद्घोषणा जारी करने वाले न्यायालय द्वारा इस बात का लिखित कथन की उद्घोषणा धारा 2 के धारा 2 खंड 1 में जो रीति दिखाई गई है, क्या उस रूप से उद्घोषणा हो गई? इस बात का निश्चय होने पर, साक्ष्य होने पर कि इस धारा की अपेक्षाओं का अनुपालन कर दिया गया है, यह उद्घोषणा उस दिन प्रकाशित कर दी गई थी। ये सेक्शन 3 कहता है। 2 सेक्शन 4 और 5 जो है एक्ट नंबर 25 ऑफ 2005 को इंसर्ट किए गए थे, जो 23/6/2006 से लागू हैं।
सेक्शन 4 क्या कहता है कि जहां उपधारा 1 के अधीन प्रकाशित की गई उद्घोषणा भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 304, 364, 367, 382, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 402, 436, 449, 459 या 460 के अधीन दंडनीय अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में है और ऐसा व्यक्ति उद्घोषणा में अपेक्षित विनिर्दिष्ट स्थान व समय पर उपस्थित होने में असफल रहता है, तो न्यायालय तब ऐसी जांच करने के पश्चात जैसी वो ठीक समझता है उसे उद्घोषित अपराधी प्रकट कर सकता है और उस प्रभाव की घोषणा भी कर सकता है। इसी प्रकार सेक्शन 5 जो है उसमें नया जोड़ा गया है और उसमें ये कह दिया कि उपधारा 2, 3, 4 के अधीन की गई हर घोषणा वैसे ही लागू होगी जैसे उपधारा 1 में। तो इस प्रकार से सेक्शन 82 के बारे में एक बात और मैं विशेष रूप से कह देना चाहता हूँ कि टर्म्स ऑफ सेक्शन आर मैंडेटरी एंड प्रोक्लेमेशन कैन नॉट बी इशूड विदाउट इशूइंग ए वारंट ऑफ अरेस्ट। ये बात 1943 पटना पेज 366 पर कही गई है और इसी प्रकार ये बात 1994 क्रिमिनल लॉ जनरल पेज 1783 के ऊपर कही गई है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना है कि सेक्शन में 82 में सब सेक्शन 4 और 5 जो है 2006 में दोबारा से इंसर्ट किए गए हैं। और सेक्शन 83 क्या कहता है? अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग, जो आदमी भाग रहा है, यानी धारा 82 के अधीन जिसकी उद्घोषणा न्यायालय ने करवा दी, तो उद्घोषणा जारी करने के पश्चात किसी भी इसमें उद्घोषित व्यक्ति से संबंधित चल और अचल तथा दोनों प्रकार की किसी भी प्रकार की संपत्ति जो है वो अटैच की जा सकती है। जब कोई आदमी भाग गया, भागने पर वो पेश नहीं हो रहा, उसकी संपत्ति को अटैच कर दिया जाएगा, चाहे वो मूवेबल है या इमूवेबल है, चल है या अचल संपत्ति है, प्रोवाइडेड that where at the time of issue of proclamation the court is satisfied by affidavit or otherwise that the person is in relation to whom the proclamation is to be issued is about to dispose of whole or any part of the property or is about to remove the whole or any part of the property from the local jurisdiction of the court may order the attachment simultaneously with the issue of proclamation। यानी जब उद्घोषणा का ऑर्डर किया जाता है और अदालत को ये पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है कि वो आदमी जिस प्रॉपर्टी की उद्घोषणा की गई, जिसको के बारे में प्रोक्लेमेशन उद्घोषणा की गई है, वह अपने हिस्से की जायदाद को उस गांव से या उसके कुछ भाग को हटा देना चाहता है, ट्रांसफ़र कर देना चाहता है, उसका निपटान कर देना चाहता है, तो अपनी समस्त संपत्ति या किसी भी भाग को उस न्यायालय के स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है, तो न्यायालय साथ कुर्की का आदेश भी दे सकता है और ऐसा आदेश उस जिले में जिसमें वो दिया गया है उस व्यक्ति से संबंधित किसी भी संपत्ति की कुर्की प्राधिकृत करेगा। और उस जिले के बाहर यदि उस व्यक्ति की किसी संपत्ति की कुर्की प्राधिकृत करेगा, जब वह उस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिसके जिले में ऐसी संपत्ति स्थित है पृष्ठांकित की गई है। अब सब सेक्शन 3 क्या कहता है? सब सेक्शन 3 कहता है इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर्ड टू बी अटैच्ड इज डेट और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी द अटैचमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड बाय सीजर, बाय अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, by an order in writing prohibiting the delivery of such property to the proclaimed person or to anyone on his behalf or by all or any two of such methods as the court thinks fit। ये 3 कहता है कि यदि वो संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है ऋण या अन्य चल संपत्ति है, तो इस धारा के अधीन
कुर्क की जब्ती के द्वारा भी की जा सकती है, यानी उस प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाता है, सीजर कर लिया जाता है, या रिसीवर अपॉइंट करके किया जा सकता है। अब रिसीवर जो है, सीआरपीसी के अंदर रिसीवर की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। रिसीवर की परिभाषा या रिसीवर सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार अपॉइंट होगा। रिसीवर का जिक्र आया है सेक्शन 51 डी सीपीसी, सेक्शन 94 डी सीपीसी और ऑर्डर 40, जिसमें रिसीवर के कर्तव्य बताए गए हैं और उसकी शक्तियां बताई गई हैं। इस प्रकार से उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी को भी उस संपत्ति के परिधान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी, और इन रीतियों में से सभी या किन्हीं दो से की जा सकेगी, जैसा न्यायालय ठीक समझे। अब मैं आपको यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि जिस किसी व्यक्ति की संपत्ति कुर्क की जाती है, कई बार क्या होता है कि उसके नाम कोई संपत्ति नहीं है। मैंने कई बार वकीलों को भी अदालत में ये कहते हुए देखा है, सर उसके बाप के नाम इतने किले ज़मीन है। बाप की संपत्ति अटैच नहीं होगी, जो उसके नाम संपत्ति है वही होगी। यदि उसका शेयर जॉइंट हिंदू फैमिली में है तो उसका शेयर ही अटैच होगा, और वो रिसीवर उस शेयर के अनुसार जो है उसका लाभ लेगा और उसका लेखा जोखा रखेगा। जो उसका खर्च है उसी आमदनी में से काटा जाएगा। 6 महीने तक जो है ये कुर्की रखी जा सकती है। 6 महीने के बाद वो जायदाद बेची भी जा सकती है। तो अगला जो सेक्शन है वो क्या कहता है कि कुर्क के आदेश दिया गया है वो अचल है तो इस धारा के अधीन कुर्क की राज्य सरकार के राजस्व देने वाली भूमि की दशा में उस जिले के कलेक्टर के माध्यम से की जाएगी जिसमें वो भूमि स्थित है, और अन्य सभी दिशाओं में कब्जा लेकर की जाएगी अथवा रिसीवर के द्वारा की जाएगी, या उद्घोषित व्यक्ति या उसके निमित्त किसी को भी संपत्ति का किराया देने या उस संपत्ति का परिधान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे दायित्व जो रिसीवर के हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, वो सीपीसी के अधीन जो प्रोविज़न है जो मैंने बताए हैं 51 डी, 94 डी और ऑर्डर 40 रूल 1 to 5 उसमें दिए गए हैं, उसके मुताबिक होगी। अब क्लेम और ऑब्जेक्शन टू द अटैचमेंट, जब कोई प्रॉपर्टी कुर्क की जाती है तो उसके बारे में दावे और आपत्तियां कैसे हो सकती हैं। मान लिया कि एक आदमी ने ए ने बी को अपनी जायदाद बेचने का सौदा कर लिया, शेल डीड होगी। शेल डीड होने के बाद उन्होंने जवानी रूप से फैसला कर लिया कि ठीक है, मैंने अभी कोई मकान नहीं लिया है, मैं किराए पर रहने का इंतजाम कर लूँगा और 2 महीने के अंदर मैं आपको ये मकान खाली करके दे दूँगा। तो इसलिए 2 महीने बाद कब्जा दूँगा, रजिस्ट्री आज करवा लो, और वो दोनों सहमत हो जाते हैं और रजिस्ट्री हो जाती है। इसी दौरान रजिस्ट्री होने के बाद ऑर्डर होता है कुर्क का, अटैचमेंट का। तो वो आदमी जिसने वो ज़मीन खरीदी है या वो मकान खरीदा है, ही कैन मूव द एप्लीकेशन, वो आ सकता है, वो अपना ऑब्जेक्शन कर सकता है कि ये अटैचमेंट जो है गलत हुई है, और ये 6 महीने के अंदर अंदर जो है की जा सकती है। अदर देन द प्रोक्लेम्ड पर्सन जो है ऑन द ग्राउंड दैट द क्लेमेंट और द ऑब्जेक्टर हैज़ एन इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी, वो इस बात के ऊपर जो दावेदार या आपत्तिकर्ता उस संपत्ति में कि ये कह करके कर सकता है कि जो धारा 83 के अधीन कुर्क की गई जायदाद है उसमें उसका हक है और ये गलत कुर्क हुई है। तो इस प्रकार से इसमें एक प्रोविजो भी दिया गया है, परंतु इस उपधारा द्वारा अनुज्ञात अवधि के अंदर किसी दावे या आपत्ति को दावेदार आपत्तिकर्ता की मृत्यु हो जाने की दशा में उसके विधिक प्रतिनिधि द्वारा चालू रखा जा सकता है। इस प्रकार से ये मेरा कहने का तात्पर्य है कि प्रोवाइडेड दैट एनी क्लेम प्रेफर्ड और ऑब्जेक्शन मेड विद इन द पीरियड अलाउड बाय दिस सबसेक्शन may in the event of the death of the claimant or the objector be continued by his legal representatives। यदि आपत्तिकर्ता या क्लेमेंट इस दौरान मर जाता है तो उन
आपत्तियों को चालू रखने का अधिकार उसके वारसान को है। क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस अंडर सब सेक्शन 1 may be preferred or made in the court by which the order of attachment is issued. उस न्यायालय के सामने ये कुर्की के आदेश को चैलेंज किया जा सकता है जिसने वो जारी किया है। If the claim or objection is in respect of the property attached under an order endorsed under subsection 2 of section 83, the court of the chief judicial magistrate of the district in which the attachment is made. तो 83 की उपधारा 2 के अधीन पृष्ठांकित आदेश के अधीन कुर्की की गई है तो उस जिले में जिसमें कुर्की की जाती है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में की जा सकती है। इसके बाद इस तरह का प्रत्येक दावा या आपत्ति की जांच उस न्यायालय द्वारा की जाएगी जिसने वो किया गया या की गई है। अब प्रोवाइडेड that if it is preferred or made in court of chief judicial magistrate, he may make it over for disposal to any magistrate subordinate to him. यदि यह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में किया गया था या की गई है तो वह उसे निपटाने के लिए किसी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को भी दे सकता है। इसका सबसेक्शन 4 है कि एनी पर्सन हुज क्लेम और ऑब्जेक्शन हैज बीन डिसअलाउड इन होल और इन पार्ट इन ऑर्डर सबसेक्शन 1 may within a period of 1 year from the date of such order institute a suit to establish the right which he claims in respect of the property in dispute and subject to the result of suit if any the order shall be conclusive. यदि किसी आदमी ने दरखास्त दी, ऑब्जेक्शन दी और उसके ऑब्जेक्शन खारिज हो गए तो ऑब्जेक्शन खारिज होने के बाद वो रेगुलर सिविल सूट भी इसके बारे में कर सकता है और रेगुलर सिविल सूट जो है के द्वारा वो अपना अधिकार डिक्लेयर करवा सकता है। इसकी म्याद 1 साल है। और उससे अगला है सेक्शन 85 के रिलीज सेल एंड रेस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। यदि उद्घोषित व्यक्ति उद्घोषणा में निर्धारित समय के अंदर हाजिर हो जाता है तो न्यायालय संपत्ति की कुर्की से निर्युक्त करने का आदेश दे देगा, यानी उसको रिलीज कर देगा। यदि प्रोक्लेम्ड ऑफिसर डज नॉट अपीयर, वो हाजिर नहीं होता तो कुर्क संपत्ति राज्य सरकार के निपटान पर रहेगी, किंतु उसका विक्रय कुर्की की तिथि से 6 माह के अधीन निपटारा हो जाने पर ही किया जा सकता है। यदि वह शीघ्रतया या ऐसी है जो खराब हो सकती है, जैसे फल हैं, एक आदमी की फलों की दुकान थी, लाखों के फल थे, उनको कब्जे में ले लिया तो साफ सी बात है कि वो फल जो है नेचुरल डिके उनका हो सकता है, यानी वो फल खराब हो सकते हैं। तो इस तरह के उन फलों को बेच करके उस पूंजी को जमा किया जा सकता है एंड दैट कैन बी सेटल्ड, और इस तरीके से उसको बाद में सेटल किया जा सकता है कि कितना रुपया लेना देना था, और क्योंकि जो वो ख़राब होने वाली चीज़ थी उसको इस तरीके से वो किया जा सकता है। उसके बाद कहता है कि if within 2 years from the date of attachment any person whose property is or has been at the disposal of the state government under subsection 2 appears voluntarily or is apprehended and brought before the court by whose order the property was attached or the court to which such court is subordinate and proves to the satisfaction of such court that he did not abscond or conceal himself for the purpose of avoiding execution of the warrant and that he had not such a notice of proclamation as to enable him to attend within the time specified therein and property, and if the same has been sold, the net proceeds of the sale, or if a part only thereof has been sold, the net proceeds of the sale and the residue of the property shall, after satisfying therefrom all costs incurred in consequences of attachment, बी डिलीवर्ड टू हिम। इसमें बहुत साफ सी बात कही गई है कि यदि सब सेक्शन 2 के तहत राज्य सरकार ने जो प्रॉपर्टी कुर्क की गई थी न्यायालय के आदेश से, स्वेच्छा से यदि वो आदमी हाजिर हो जाता है या पकड़ कर ले आ जाता है तो न्यायालय को समाधानप्रद रूप में ये साबित कर देता है कि यह वारंट के निष्पादन से बचने के प्रयोजन से फरार नहीं हुआ था और ना ही छिपा था, तो उस उद्घोषणा की ऐसी सूचना नहीं मिली थी जिससे वह निश्चित समय के अंदर
हाजिर हो सकता, तो ऐसी संपत्ति का यदि वह विक्रय कर दी गई है तो विक्रय के शुद्ध आगम के माने है जो मतलब उसकी आमदनी हुई है, जो रुपया मिला है का, या यदि उसका कुछ भाग विक्रय किया गया है तो ऐसे विक्रय के शुद्ध आगम और अवशेष संपत्ति को कुर्की के परिणाम स्वरूप उपगत सब खर्चों में उसमें से चुकाकर उसे सौंप दिया जाएगा। अब सेक्शन 86 जो है क्या कहता है कि अपील फ्रॉम ऑर्डर रिजेक्टिंग एप्लीकेशन ऑफ फॉर रेस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी, एनी पर्सन रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 85 हु इज एग्रीड बाई एन रेफ्यूजल टू डिलीवर प्रॉपर्टी आर टू प्रोसीड ऑफ द सेल देयर ऑफ मे अपील टू द कोर्ट टू विच अपील्स ऑर्डिनरी लाई फ्रॉम सेंटेंसेज ऑफ फर्स्ट मेंशन्ड कोर्ट। कुर्क की गई संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर होने की सूरत में उसकी अपील की जा सकती है, ये इस बात में कहा है। तो 87 सेक्शन की जो है वो अदर प्रोसेस के बारे में है कि इस मतलब सम्मान वारंट और फिर कुर्की, और जो 3 हमने विषय पढ़े, उसके बाद चौथा जो है इसी के अंदर जो है अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेसेस हैं कि और कौन सा प्रोसेस हो सकता है जो इन तीनों के बाद भी लागू किया जा सकता है, वो है सेक्शन 87। सेक्शन 87 क्या कहता है कि सम्मन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना। न्यायालय किसी ऐसे मामले में जिसमें वह किसी व्यक्ति की हाजिरी के लिए सम्मन जारी करने के लिए इस संहिता द्वारा सशक्त है यानी अधिकृत है, अपने कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट भी जारी कर सकता है। यानी सम्मन और वारंट दोनों साथ साथ भी जारी किए जा सकते हैं यदि या तो ऐसा सम्मन जारी किए जाने से पूर्व या जारी करने के पश्चात किंतु हाजिरी के लिए नियत समय से पूर्व न्यायालय को यह विश्वास दिला दिया जाता है कि वो आदमी फरार हो गया है या सम्मन का पालन नहीं करेगा, अथवा ऐसे समय पर हाजिर होने में असफल रहता है और ये साबित कर दिया जाता है कि उस पर सम्मन की तामील सम्यक रूप से ऐसे समय पर कर दी गई थी जो उसके तदनुसार हाजिर होने के लिए अवसर था, ऐसी असफलता के लिए कोई उचित माफ़ी नहीं दी जाती है। इस प्रकार से सेक्शन 88 अगला क्या कहा कि पावर टू टेक बॉन्ड ऑफ अपीयरेंस, हाजिरी के लिए बंद पत्र लेने की शक्ति। जब कोई व्यक्ति जिसकी हाजिरी या गिरफ्तारी के लिए किसी न्यायालय या पीठासीन अधिकारी सम्मन और वारंट जारी करने के लिए अधिकृत हैं, ऐसे न्यायालय में उपस्थित है, तो यानी जब अदालत में वो स्वयं पेश हो जाता है या किसी के द्वारा लाया जाता है, तो ऐसा अधिकारी उस व्यक्ति से वह अपेक्षा कर सकता है कि वह उस न्यायालय में या किसी अन्य न्यायालय में जिसमें मामला विचारण के लिए अंतरित किया जाता है अपनी हाजिरी के लिए बंद पत्र प्रतिभूति सहित या बिना प्रतिभूति सहित निष्पादित करे। यानी बॉन्ड से बाध्य कर सकता है कि ही शुड एग्जीक्यूट द श्योरिटी बॉन्ड और पर्सनल बॉन्ड, जैसा भी न्यायालय उचित समझे। अब सेक्शन 89 क्या कहता है? अरेस्ट ऑन ब्रीच ऑफ बॉन्ड फॉर अपीयरेंस। व्हेन एनी पर्सन हु इज बाउंड बाय एनी बॉन्ड taken under this code to appear before the court does not appear, the officer presiding in such court may issue a warrant directing that such person be arrested and produced before him. अब सेक्शन 89 क्या कहता है कि हाजिरी के लिए बंद पत्र का भंग करने पर गिरफ्तारी। आपने देखा होगा कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की FIR दर्ज हो जाती है। FIR दर्ज होने के बाद यही जो है सेक्शन है जिसके रूप से उस आदमी को अरेस्ट करके पेश करने का और ऑर्डर होता है। जब कोई व्यक्ति जो इस संहिता के अधीन लिए गए किसी बंद पत्र द्वारा न्यायालय के सामने हाजिर होने के लिए बाध्य था या है और हाजिर नहीं होता, तो उस न्यायालय का पीठासीन अधिकारी ये निर्देश देते हुए वारंट जारी कर सकता है कि वह व्यक्ति गिरफ्तार किया जाए और उसके समक्ष पेश किया जाए। मैंने कल भी आपको बताया था कि सम्मन या वारंट लेकर के हाजिर ना होने की सूरत में धारा 174 IPC का ऑफेंस बनता है और उसके तहत
केस दर्ज हो सकता है। प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर जनरली एप्लीकेबल टू समन्स एंड वारंट्स ऑफ अरेस्ट। इसमें बहुत स्पष्ट सी बात कही गई है कि सम्मन और वारंट तथा उन्हें जारी किए गए उनकी तामील और उसके निष्पादन संबंधी इस अध्याय में जो भी कानून दिया गया है या किसी अन्य कानून में दिए गए हैं वो इस संहिता के अधीन जारी किए गए प्रत्येक सम्मन और गिरफ्तारी के प्रत्येक वारंट पर लागू होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। हमने चैप्टर 6 को कंप्लीट कर लिया गया है। यदि आपको मेरी बात अच्छी लगी और ये आपको समझ में आया तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि कोई बात आपको सुझाव देना है तो आप कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। आपका धन्यवाद। जय हिंद।